Chiranji, thank you for a very detailed discussion on our previous topic. Uh, Today's topic is one of the very important and one of the आप कहें कि सरबराह टॉपिक होता है ना, घर का सरबराह होता है ना, तो इंग्लिश का सरबराह ये टॉपिक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। एंड जनरली दिस इज माय ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज माय ओपिनियन। ठीक है। और ओपिनियन जो है सही गलत हो सकती है, बट आई हैव सीन दिस कि द स्टूडेंट्स हु आर सो गुड एट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दे आर सो गुड इन इंग्लिश पेपर, होल होल इंग्लिश पेपर। ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है थोड़ा सा ब्रॉड, क्योंकि इसमें इस टॉपिक में एक तो आपका रीडिंग स्किल चेक हो रहा होता है, उसके बाद आपके सिनोनिम एंटोनिम्स इसी में से चूज होते हैं। ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम की अब जो है कोई जो है स्पेसिफिक लिस्ट नहीं होती। ठीक है। तो सिनोनिम एंटोनिम्स के इसी में से कॉन्टेक्सचुअल क्लूज से जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से ही वो वर्ड्स उठाते हैं और आपको कहते हैं कि भाई अब आप बताएं इसकी प्रोबेबल सिनोनिम क्या हो सकता है या प्रोबेबल एंटोनिम क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, according to the word that has been used in the particular given in the given passage। ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। और ये एक वाहिद टॉपिक है जिसको मैं समझता हूँ कि हर रोज एटलीस्ट 5 से 10 मिनट आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दें। अ, इससे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देयर इज वन वर्ड विच इज रीडिंग। तो इस पे मैं थोड़ी सी जरूर बात करूंगा कि आई ऑलवेज एम्फसाइज माय स्टूडेंट्स टू रीड। ठीक है। बिकॉज रीडिंग हैज वन ऑफ द वेरी वेरी इफेक्टिव एडवांटेजेस ओवरऑल। ठीक है। बहुत बहुत सारे फवायद हैं। अगर आपको जो है अगर आपको इंग्लिश सीखनी है ना, आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ रीडिंग करें, इंग्लिश को पढ़ें। जितना आप पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद पता चलती जाएंगी कि ये सेंटेंस कैसे यूज होते हैं, डिडंट कैसे इस्तेमाल हुआ, नेगेटिव यहाँ पे क्यों हुआ, किस तरह हुआ। जब आप रीडिंग करेंगे ना, रीडिंग पढ़ेंगे, उससे आपका स्ट्रक्चर बिल्ड होगा, क्योंकि उसमें सेंटेंसेस ऑलरेडी बने होते हैं। ठीक है। तो रीडिंग जो है इट्स वेरी इसेंशियल एंड वेरी हेल्पफुल। अगर आप इंग्लिश को सही में सीखना चाहते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा हर रोज 10 मिनट 15 मिनट का रीडिंग करते रहें। सही है। सो रीडिंग विल हेल्प यू इन फोकस एंड कंसंट्रेशन। ठीक है। आप जितनी रीडिंग करेंगे आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी। ठीक है। और जब आपकी कंसंट्रेशन इंग्लिश के पेपर में या मैथ के पेपर में, किसी भी पेपर में कंसंट्रेशन बहुत बड़ा एलिमेंट जो है ना किरदार करती है, बहुत बड़ा। क्योंकि जब आप पेपर के टाइम कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे पेपर में, तो आप पेपर अच्छा कैसे कर पाओगे। ठीक है। तो उस चीज को, उस हैबिट को बिल्ड करने के लिए आप रीडिंग करें, रीडिंग। ठीक है। थोड़ा सा टाइम जरूर निकालें रीडिंग के लिए। रीडिंग विल हेल्प यू विद योर राइटिंग स्किल्स। आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक है। आपकी ग्रामर ग्रामर जो है, कंपोजिशन ऑटोमेटिकली बहुत करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आप जब वो चीज़ें पढ़ेंगे तो जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आपको क्लेरिफाई हो जाएंगी। ठीक है। और आपको रटा नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है। इंग्लिश का सबसे बड़ा फायदा रीडिंग का कि आप रटा नहीं लगाओगे, आपको चीज़ें खुद ब खुद जो है सेटल अप होने शुरू हो जाएंगी। ठीक है। शुरू शुरू में आपको बहुत बोरिंग लगेगा इन केस इफ यू आर नॉट अवर्ट रीडर। ठीक है। तो ट्राई टू यूज स्मॉल बुकलेट्स। ठीक है। ट्राई टू हैव स्मॉल बुक्स, उनको पढ़ें ताकि आपकी एक आराम आराम से हैबिट बिल्ड हो। और हैबिट, एक हैबिट को बिल्ड करने में 60 दिन लगते हैं, 60 days, राइट। सो एटलीस्ट 2 months। सो इट्स लाइक वेरी स्लो एंड विगरस प्रोसेस। एकदम नहीं है कि भाई पहले दिन मैंने पढ़ा समझ नहीं आया आपने बुक छोड़ दी और फिर आप कहते हैं कि भाई नहीं, मुझसे रीडिंग नहीं हो रही, मेरी हैबिट नहीं बन रही। सो दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज ऑफ नॉट डूइंग समथिंग। ठीक है। तो हैबिट बनाएं रीडिंग की, बहुत आपको बहुत फायदा होगा। इंग्लिश इंग्लिश में आपको आपके एवरीथिंग, कॉम्पोजिशन, ग्रामर, आपके आइडियाज, आपकी विकेबलरी,
आपकी नॉलेज बहुत इंप्रूव होगा रीडिंग से, ठीक है। इस तरह आपकी थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे, आपकी आपका दिमाग अच्छा काम करेगा, मेंटल स्टिमुलेशन होंगी, आपका आपका दिमाग आपको सोचने में मजबूर करेगा कि यार ये बात इस तरह है, तो ये भी तो हो सकता था, ठीक है, इसका ये भी हो सकता था। तो ये सारा कुछ रीडिंग से आता है। रीडिंग से दिस आल्सो हेल्प्स इन स्ट्रेस रिडक्शन, ठीक है, परेशानियां, और इससे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलती है। नॉलेज तो मिलती है, आप कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं उससे आपको नॉलेज मिलती है, आपको किसी आपके इल्म में जो है आ, आ, इल्म में इजाफा, ठीक है जी। मेमोरी इम्प्रूवमेंट इज दैट आपको आपकी जो भूलने की आदत है ना, वो खत्म हो जाएगी व्हेन यू रीड, ठीक है। कैसे भला, कि जब आप रीड करते हो ना, तो फिर लेट्स से अगर आप कोई स्टोरी रीड करते हो ना, एक बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी, तो उससे आपकी मेमोरी शार्प होती है, मेमोरी बिल्ड इन होती है। आप कभी किसी रीडर के साथ बैठे ना, जो बिल्कुल अवर्ड रीडर हो, पढ़ने वाला हो, तो उसको उसी लम्हे में जो है ना वो चीज़ों को कनेक्ट करता रहता है कि भाई ये मैंने इधर पढ़ा था, ये मैंने इधर पढ़ा था, ठीक है। तो उसको बात करने में आसानी होती है, और उसको बात करने के लिए विकेबलरी बहुत मिल जाती है, ठीक है, विकेबलरी मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है, नॉलेज मिल जाती है, जिसकी वजह से वो और अच्छा बोलता है, और उसकी मेमोरी और फास्ट हो जाती है। मेमोरी का मतलब ये है कि अब जो है, असल में हमारा जो सीन है ना, वो ये है कि हम टेक्स्ट बुक्स पढ़ते रहते हैं, हम जो है तो अम, हम मजबूरी में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। रीडिंग जो है ना, कभी कभार फन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, और अपने लिए, खुद के लिए रीडिंग अगर आप करें ना, तो ये आपको बहुत फायदा देगी। हम तो भाई जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं मजबूरन पढ़नी होती है, क्योंकि टेस्ट देने होते हैं, ठीक है, या एग्जाम पास करने होते हैं। तो वो जो है ना वो फायदा नहीं देता, वो तो फिर और ही जो है स्ट्रेस दे देता है, रटा लगा लगा के और स्ट्रेस, ठीक है। तो उस चीज का वैसे फायदा नहीं होता, ठीक है जी। तो दिस इज पर्टिकुलरली फॉर रीडिंग। रीडिंग इज वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट हॉबी एवर। बहुत ही अच्छा टाइम पास है, और प्रोडक्टिव टाइम पास है। टाइम पास तो हो ही जाता है, लेकिन ये सबसे अच्छा टाइम पास है, ठीक है जी। तो नाउ वी कम टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। नाउ विल डिस्कस some of the things that you need to carry out while you comprehend your रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जब आप सॉल्व करते हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है जी। सबसे पहले यू नीड टू रीड एक्टिवली, ठीक है। एज यू रीड द पैसेज, एक्टिवली engage with the material by underlining key points, taking notes and summarizing each paragraph, right। तो जो है ये, अब जाहिर सी बात है, हमारा जो होता है वो ऑफलाइन है, तो उसमें आप अंडरलाइन वगैरह तो नहीं कर सकते अगेन, लेकिन आप टाइम भी कम होता है, लेकिन आप जो है जब पेपर होता है, पेपर के दौरान आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। आप कोई इंपॉर्टेंट बात हो, उसको आप अंडरलाइन करें, उसको वहां पे लिखें साइड में इंपॉर्टेंट, तो ये आप कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा कि जब आप वापस आएंगे, जब आप दोबारा उसको पढ़ेंगे, तो फिर आपको जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर आप जब आंसर्स पे आएंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा, आपका टाइम बचत होगा, टाइम की बचत होगी, ठीक है। तो पेपर में एक एक काम तो यही होता है कि आप टाइम से जंग भी होती है ना हमारी, तो हमें टाइम भी जो है ना बचाना होता है। तो ये तरीके होते हैं छोटे छोटे। उसके बाद ये आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द पैसेज, कि भाई ये पैसेज है क्या, ठीक है। ये पता ही नहीं होगा कि भाई कैसे पैसेज किस बारे में है, तो फिर आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, कुछ आइडिया नहीं होगा। सो जब आप उसको पैसेज के को पर्पस दिमाग में रख के पढ़ेंगे, फिर आपको सही समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा कि बात क्या हो रही है, कि बात क्या हो रही है, और किस तरह हमें या जो राइटर है वो हमें क्या मैसेज देना चाह रहा है, तो हमारे क्या पर्पस है उस चीज़ का। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप पैसेज को पढ़ें और पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करें, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। दिस इज अ वेरी 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 इफेक्टिव प्रैक्टिस, विच इज टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। आपको जो पैसेज दिया होता है, फिर उसके आंसर्स दिए होते हैं एंड में, तो सबसे पहले आप वो क्वेश्चंस पढ़ें, एंड वाले जो क्वेश्चंस है ना वो आप पढ़ें, फिर आप पैसेज पे आए, फिर आप अगेन क्वेश्चंस पढ़ें, फिर आप दूसरी मरतबा
फाइनल टाइम। अब आप जो है ना, जब पैसेज पढ़ेंगे तो सिर्फ आप आंसर्स के लिए टैली करेंगे, भाई हाँ ये इधर लिखा हुआ था, इधर लिखा हुआ था, उससे आपका अगेन टाइम की बचत होगी, बहुत बचत होगी। So before reading the passage, take a quick glance at the questions to get an idea of what to look for while reading. This will help you to read more efficiently and save time. तो टाइम की बात हो रही है, ठीक है जी। तो आप पहले क्वेश्चंस पढ़ें, फिर जो है आप पैसेज पे आए। अगला है जी, डू टेक योर टाइम, ठीक है। अम, अ, लेकिन आपको भी थोड़ा सा जो है जल्दबाजी नहीं करनी होगी इसमें, ठीक है। इसमें जो है ऐसे ना हो कि आप इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस कर जाएं, ठीक है, जो पूछी गई हो वो आपने पढ़ी ना हो और उसका सवाल हो। तो कहने का मतलब कि डिजायर टाइम जो इसको चाहिए, 5 से 10 मिनट जो भी है, वो आप उसको पूरा से पूरा टाइम दें, ठीक है। रश अप ना करें कि भाई जो है कुछ 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 बच्चे होते हैं, वो जो है ना ऐसे शॉर्ट कर देते हैं कि भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर वो सिर्फ आंसर ढूंढते हैं, ठीक है, पैसेज पढ़ते ही नहीं है। तो ये प्रैक्टिस जो है ना बच्चों, आपको मार्क्स उड़ा के रख देगी, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपको मार्क्स नहीं देती बिल्कुल भी, ठीक है। तो इससे आप बचें, ठीक है। टेक योर टाइम का मतलब ये है कि आप एटलीस्ट कम से कम पैसेज को एक मरतबा पढ़ें, रादर देन आप शॉर्टकट्स लगाएं और सिर्फ आंसर्स ढूंढें। आंसर्स ढूंढने से तो जो है ना कुछ फायदा नहीं होगा। अगेन, पैसेजेस का रीडिंग का सबसे बेहतर एडवांटेजेस जखीरा अल्फाज, वोकैबुलरी। The comprehension passages often contain unfamiliar words. Work on building your vocabulary by learning new words and their meanings. This will help you to understand the passage better. ठीक है। अब अ, अब आप जब घर में प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, तो यू कैन इवन यूज अ डिक्शनरी, ठीक है। क्योंकि देखें, इस तरह नहीं होता कि भाई आप पहले ही दिन जो है इतने एक्सपर्ट बन जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत स्लो आती हैं। तो इसलिए जब आप पहले टाइम कुछ भी चीज़ कर रहे हो तो उसको बिल्कुल बेसिक से करने होते हैं। डिक्शनरी का इस्तेमाल करें, कोई वर्ड अनफेमिलियर लग रहा है तो उसकी पहले मीनिंग ढूंढें। लेकिन जब आपका पेपर हो रहा होता है उस टाइम आपको कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग ढूंढनी होती है कि भाई ये सेंटेंस इस पर्टिकुलर लाइन में किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है, जो तो वो सेंस जो होगा, हम वो वाला ही सेंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। रेगुलर प्रैक्टिस, एब्सोल्युटली। अब ये नहीं है कि जो है एक दिन करें, 5 दिन ना करें, ये वीकेंड को कर लेंगे। बिकॉज नाउ वी हैव टाइम, टू बी ऑनेस्ट वी हैव टाइम। अभी स्पेसिफिक टू अगर हम सखर आईबीए के उस पर रहें, तो वी प्रोबेबली विल हैव एन एडवर्टाइजमेंट इन मई एंड वी विल हैव पेपर्स इन जून जुलाई, राइट, जुलाई, एंड देन वी विल हैव क्लासेस इन अगस्त। तो अच्छा ये है कि आपके पास टाइम है अभी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करें, प्रैक्टिस करें रेगुलरली। एक पैसेज थोड़ा सा पढ़ें, कोई भी आपको एक रिसाला मिल गया, कोई आपको अखबार मिल गई, और जो है खास करके अगर आप जीके जीके को इम्प्रूव करना है ना, तो आप आज की जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसको जरूर देखें, क्योंकि जीके में करंट अफेयर्स भी आते हैं और जनरल साइंस भी आती है, ठीक है। 8वीं क्लास तक, 9वीं 10वीं क्लास तक सिंध बोर्ड की जनरल साइंस की बुक्स भी आप देख सकते हो। साइंस की जो बुक्स होती हैं ना, 8वीं क्लास तक। तो इससे एक आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी, दूसरा आपको जीके का भी इंफॉर्मेशन होगी, आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, वोकेबलरी बिल्ड होगी। तो एक तीर से दो शिकार, इंग्लिश भी इंप्रूव हो रही है, साथ साथ में जीके भी आपको नॉलेज भी मिल रही है। तो इस तरह चीजें आप करें। रिव्यू एंड एनालाइज, कि आपने जो काम किया है उसको रिव्यू करें, ठीक है। आपने उसको आंसर्स दिए हैं, तो अब आप जब आंसर्स, आपको आपने एक आंसर दिए, फिर आपको राइट आंसर पता चल गए, फिर आप अगेन गो बैक टू द पैसेज, फिर आप दोबारा से उसको अंडरस्टैंड करें और देखें कि भाई क्या मैंने गलती की, क्या मेरी वीकनेसेस थी, और फिर उस चीज़ को आप इम्प्रूव करें उस चीज़ को। तब जो है ये चीज़ें आपको बहुत ही फायदेमंद देंगी, ठीक है जी। सो दिस वाज बिट ऑफ ऑल अबाउट some of the tips regarding reading comprehension.
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो है ना सीधे मार्क्स होते हैं बिल्कुल पेपर में। अगर आप सारे सही करते हो तो सारे सही करते हो, क्योंकि क्या होता है कि आपको आंसर्स दिए गए हैं, जैसे समझे पैसेज में ही आंसर्स हैं, बाहर से कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप पैसेज को सही अंडरस्टैंड करते हो, सही पढ़ते हो, और आप क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हो, ऑप्शंस आपको समझ में आ जाते हैं, और तो फिर जो है इस वाले पोर्शन में आप 10 on 10 ले सकते हो, 10 के 10 यहाँ पे तो आप पक्के कर लें। ठीक है, तो इंग्लिश इंग्लिश के जो सेक्शंस हैं, इंग्लिश का जो पार्ट है उसमें आप ऐसे ऐसे इसको एनालाइज करेंगे भाई, चलो ठीक है, इस वाले में मुझे पूरे लेने हैं, इस वाले सेक्शन में मुझे पूरे लेने हैं। ठीक है भाई, एरर डिक्शन में एक दो गलत हो गए तो कोई मसला नहीं है, एक दो प्रीपोजिशन में भी गलत हो गए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जिसमें आप पूरे पूरे मार्क्स ले सकते हो उसको आप बिल्कुल पक्का रखें। ठीक है, और इंग्लिश में मैं यही कह रहा था, अगर आपके मैथ में कम मार्क्स आ जाते हैं लेकिन आप इंग्लिश में मार्क्स अच्छा लेते हो तो आपका ओवरऑल एग्रीगेट अच्छा हो जाएगा, तो आपकी चांसेस भी और अच्छे हो जाएंगे। इवन के ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ना, आईबीए कराची में जो है ऐसा होता है। ठीक है, आपको इंडिविजुअल भी क्लियर करना होता है और ओवरऑल भी क्लियर करना होता है। ठीक है, और सेम सेम गोज फॉर आईबीएस खर का जो डायरेक्ट टेस्ट होता है उसमें भी यही होता है कि आपको इंडिविजुअल भी क्लियर करना होता है, ओवरऑल भी क्लियर करना होता है, तब जाके आपकी एडमिशन होती है। ठीक है, तो अगर आपका इंडिविजुअल तो क्लियर हो गया, ओवरऑल नहीं हुआ, तो फिर भी आपकी एडमिशन रह जाएगी। तो ये चीज़ें आप लोग अपने जहन में रख के तैयारी करें, और इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें। ठीक है जी।